मध्य प्रदेश की सियासी फिजा चुनावी है। सियासी आसमान में बयानों के बादल गड़गड़ा रहे हैं। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के दिग्गज चुनावी समर में उतर चुके हैं। इनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने पिछले दौरे में जिस तरह विपक्ष पर हमला बोला, उसके बाद बीजेपी चुनावी मोर्चे पर डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव आ गई है। वो जनता से मध्य प्रदेश और देश में अब तक बीजेपी और कांग्रेस सरकार की तुलना करने को कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज भारत के अद्भुत नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई, हर घर नल से जल देने की। कांग्रेस ने उस योजना को लागू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास के मकान आए, लेकिन इनने उन मकानों को वापस लौटा दिया। कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की। ये हमको समझना चाहिए। मोदी अब शहडोल आ रहे हैं, जहां वो आदिवासियों के बीच बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन से जुड़ा एक कार्यक्रम भी लॉन्च करेंगे। चुनावी साल में मोदी जब भी मध्य प्रदेश आए हैं, कोई न कोई सौगात देकर गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी इस बार भी कुछ न कुछ सौगात देंगे, साथ ही कोई न कोई चुनावी मंत्र देकर जाएंगे। पीएम मोदी क्या नई सौगात देते हैं, कौन सा नया मंत्र देकर जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दोनों पार्टियां मोदी के मिशन एमपी पर आमने सामने हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वैश्विक नेता जिनने भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर पूरे भारत की आस जगाई और कदम बढ़ाए। आप देखिए, सीधा नीचे की ओर आम जन की चिंता, हमारे जनजाति भाइयों की चिंता, गरीब की चिंता, गांव की चिंता, प्रधानमंत्री जी समग्र लिए हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का भाव जो उनका है, उसको धरातल पर उतारने के लिए आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो संगठन है पूरी तरह से फेल हो चुका है, चरमरा चुका है। हजारों मीटिंग कर रहे हैं, 51% का ढोल पीट रहे हैं, और जो है अब पन्ना प्रमुख और परिवार प्रमुख और पन्ना प्रमुख को सारी दुकानें करने के बाद प्रधानमंत्री को एक हफ्ते में दूसरी बार आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बीजेपी बुरी तरह फेल है और प्रधानमंत्री के लिए जो है ये नाक का बाल बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को हिंदी भाषी बेल्ट की सत्ता में पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का भी रिहर्सल माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है। देखना ये है कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा मोदी महारथी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में मोदी ही होंगे महारथी। मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से बन रहा बीजेपी का माहौल। 2023 के साथ 2024 का मैदान भी तैयार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी के हाथ कमान कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती। तो ये आज के एजेंडा के अहम पॉइंट्स हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पर होंगे, जिस तरह से वो 27 जून को राजधानी भोपाल आए थे, और जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं
पूरे देश के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला था। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो एक्शन था, जो उनका संबोधन था, वो भी लगातार चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए भी रहा कि जिस तरह से आक्रामक तेवर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाए, उससे साफ था कि आगामी समय में 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसके साथ ही 2024 में लोकसभा के चुनाव, और इसे चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश में होंगे, शहडोल में होंगे, और क्या कुछ मायने हैं अब इसके, और अब क्या पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ और कहने वाले हैं, किस तरह से एक यहां से दिशा देने वाले हैं, ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और दूसरी तरफ विपक्ष किस रूप में इसको लेता है, आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं नीता पटेल जी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता। स्वागत है नीता जी आपका। हमारे साथ में संगीता शर्मा जी, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की। आपका स्वागत संगीता जी। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले नीता पटेल जी, आपके पास में आता हूं। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर, और अगर पिछले कुछ महीनों से देखें तो लगातार उनके दौरे मध्य प्रदेश में लेकर हो रहे हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के संगठन के लिए ये अहम बात होगी, ये उत्साह से भर देने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि जिस तरह से लगातार उनके जो दौरे हो रहे हैं, उससे वो ये प्रदर्शित हो रहा है कि जो स्थिति है संगठन की या पार्टी की, वो कमजोर है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल, शहडोल में होंगे नीता जी, सबसे पहले आपका कमेंट्स, क्या कुछ खास रहने वाला है और फोकस किस पर है? हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश वासियों का कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और दूसरी बार ही आ रहे हैं तुरंत, और हमारे मध्य प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, चिंता कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में रहने वाले गांव, गरीब, किसान, हमारी लखपति बहनें, और वो मरीज जो सिकल सेल से पीड़ित हैं, जिनके लिए बहुत जरूरी है इलाज, उनकी देखरेख, इन सब की चिंता कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये उत्सव से कम नहीं, हमारे लिए उत्सव है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल शहडोल में आ रहे हैं, और हम लोग तो बहुत खुश हैं। और कोई ना कोई बड़ा काम हमारे मध्य प्रदेश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी देते ही हैं और देते रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो ये मान लिया जाए कि अब जो महारथी हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव भी हैं 2024 में, उसकी भी कहीं ना कहीं जमीन तैयार की जा रही है, लेकिन इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें ये मान लिया जाए कि मोदी ही महारथी हैं, और उन्हीं को लेकर जिस तरह जी कभी भी वोटों की राजनीति नहीं करती है। हम सरकार में आते हैं तो सरकार हमारा माध्यम है जनता की सेवा करने का, और हम जनता की सेवा करते हैं, चिंता करते हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान सबकी चिंता करती है, सेवा करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य है, और बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दोबारा समय दे रहे हैं। चलिए दोबारा समय दे जी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो 2047 है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। चलिए संगीता शर्मा जी, पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश को लेकर है, आपके लिए एक बड़ी चुनौती और कड़ी चुनौती भी है। देखिए राजेश जी, बिल्कुल भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने तो कर्नाटक में भी बहुत दौरे किए। कर्नाटक की जनता ने क्या जवाब दिया ये आपने देखा है। हनुमान जी को लेकर आए थे बीच में, हनुमान जी ने भी पूरा जवाब दे दिया उन्हें कि कर्नाटक की और देश की जनता क्या चाहती है। आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश अपराधों का प्रदेश ना बने, मध्य प्रदेश कुपोषण का प्रदेश ना बने, मध्य प्रदेश
महिलाओं के साथ रेप और गैंगरेप की घटनाओं का प्रदेश न बने और मध्य प्रदेश में महंगाई और रोजगार बढ़े, ये मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी तो करते ही हैं, इन्होंने ध्रुवीकरण करके एक मुद्दे को बड़ा ताबड़तोड़ तरीके से उठाना और उस पर जनता को भ्रमित करना, ये कार्य किया है जो हम आप देख रहे हैं। अभी आए थे भोपाल में नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा था कि भाजपा की जहां जहां भी सरकारें हैं वहां वहां पर 100 रुपए से कम पेट्रोल पंप मिल रहा है। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ही 109 रुपए की लीटर मिल रहा है पेट्रोल पंप। तो अब आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोलकर जाते हैं और अब देश और प्रदेश की जनता इनके झूठे वादों पर विश्वास नहीं कर रही है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार है और भ्रष्टाचार की सरकार है। यहाँ पर 50% कमीशन लिया जाता है, हर जगह पर भ्रष्टाचार है। नेताजी आऊंगा, संगीता जी को बोलने दीजिए। नेताजी संगीता जी को बोलने दीजिए। मैं आपके पास में आऊंगा, दोनों महिला शक्ति हमारे साथ में है। नेताजी संगीता जी को बोलने दीजिए, फिर भरपूर समय है, आपके पास में भी आऊंगा। संगीता जी जारी रखिए बात। बिल्कुल। तो राजेश जी, मैं यही बता रही थी कि इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में 18 सालों में हो गया है। आप देखिए कि 50% कमीशन की सरकार बन गई है। ये जो भी योजना लाते हैं उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। इन्होंने महाकाल लोक का भी बड़ा घोटाला किया जिसमें 80% घोटाला आपने देखा है कि थोड़ी सी हवा में मूर्तियां धसी और खोखली मूर्तियां निकली। तो इस तरीके से भगवान को धोखा अगर कोई दे सकती है सरकार, तो वो जनता को तो लगातार धोखा दे ही रही। संगीता जी, लगता नहीं है कांग्रेस लगातार इस सवाल खड़ा करती रही, आरोप लगाती रही है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जब इसकी एविडेंस की बात आती है, सबूत की बात आती है, तो कांग्रेस सामने नहीं ला पाती। देखिए, हमारे पास तो सारे सबूत है। हमने तो व्यापम की फाइल भी शुरू कर दी थी अपने 15 महीनों की सरकार में, और यही कारण था कि भाजपा को जल्दबाजी में सरकार क्यों गिराना पड़ी, खरीद फरोख्त तो क्यों करना पड़ी, क्योंकि व्यापम में मामा जेल जाने वाले थे और हमारी फाइल चलकर तैयार हो गई थी। मैं इन झूठों की सरकार जो है मध्य प्रदेश की, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये आदिवासियों के को लेने, अब ये बीच में बोलेगी तो मैं कैसे अपनी बात पूरी कर पाऊंगी। नेताजी, मैं आता हूं आपके पास में। नेताजी प्लीज संगीता जी को पूरा कर लेने दीजिए अपना वर्जन, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। संगीता जी बोल लीजिए। राजेश जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि मध्य प्रदेश में 48 सीटें हैं जो आदिवासियों की हैं। अब 18 सालों की सरकार के बारे में यदि हम देखें तो आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं, सबसे ज्यादा उनके साथ अपहरण के केस हुए हैं और सबसे ज्यादा उनकी बच्चियों के साथ रेप, गैंगरेप और उनकी जमीनें हड़पने का काम हुआ है। नेमावर की घटना आपको याद होगी कि नेमावर में 10-10 फीट गड्ढे के अंदर एक आदिवासी परिवार को गाड़ दिया गया था। तो इस तरीके की घटनाओं से आदिवासियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार पर बिल्कुल भी नहीं है। और मध्य प्रदेश में यदि मोदी जी आते हैं तो आदिवासी बिल्कुल। रमेश जी के पास में आ जाता हूं। रमेश जी, किस तरह से देखें पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा? हालांकि ये वही दौरा है जब 27 तारीख को शहडोल भी उनको जाना था, लेकिन मौसम खराब था, वो नहीं जा पाए। अब वहां पर आ रहे हैं, किस रूप में देखें? क्योंकि जिस अंचल में वो पहुंच रहे हैं, विंध्य भी कहीं ना कहीं उससे उसको कनेक्ट करता है और महाकौशल भी कनेक्ट करता है। और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, इस तरफ फोकस रही है कि इसका जो उनको फायदा 2018 में मिला उसको बरकरार रखा जाए। रमेश जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये दौरा इसको नया नहीं माना जाना चाहिए। वो तब इसमें ये शामिल था उसमें, तो जैसा कि आपने खुद भी कहा कि मौसम के कारण रह गया था, लेकिन इसमें जो शहडोल का जो चयन हुआ है, निश्चित रूप से शहडोल का जो चयन हुआ है वो 3-4 चीजों को ध्यान में रख करके हुआ है। मैं समझता हूँ एक प्रकार से शहडोल वो क्षेत्र है जहाँ से कहीं ना कहीं बहुत करीब बुंदेलखंड भी है, बिंद भी उससे करीब है और महाकौशल भी उसके बहुत करीब आता है। तो मैं समझता हूँ वहां पर आयोजन रख करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है वो तीनों क्षेत्रों को एक संदेश देने का है। वनवासी क्षेत्रों को भी संदेश देने का है, नगरीय क्षेत्रों को भी संदेश देने का है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो अगले आने वाला चुनाव है 2023 का चुनाव, जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है, ये चुनाव बहुत एक को मान करके चलिए कि बहुत तीखा चुनाव और धारदार, जिसको कह सकते हैं कि हम एक एक वोट का चुनाव। 2018 को हम एक एक सीट का चुनाव अगर मान सकते हैं तो 2023 के चुनाव को हम एक एक वोट का चुनाव मान सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां बहुत सावधानी के साथ 2023 की तैयारी कर रही हैं और उनकी बराबर प्रयत्न है कि मतदाताओं का प्रतिशत
जो दोनों को 2018 में मिला था, मेरे ख्याल से 41% के आसपास दोनों को मिला था। तो दोनों ही पार्टियां बराबर कोशिश कर रही हैं कि उसमें कम से कम 3-4% की वृद्धि अवश्य हो, और उसी लिए नरेंद्र मोदी जी की जो यात्राएं बार बार हो रही हैं, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक छवि तो बन रही है देश में। जो छवि बन रही है, मैं समझता हूं भाजपा उस छवि को कहीं ना कहीं वोट में परिवर्तन कराने का प्रयत्न कर रही है। जी चलिए, छवि बन रही। रमेश जी, एक सवाल और यहाँ पर यह बनता है कि जिस तरह से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं मध्य प्रदेश में को लेकर, क्या मान लिया जाए कि अब जो चीजें दिख रही हैं, एक एमपी को एक सेंटर के रूप में देखकर, और 2023 में जहां जहां इलेक्शन हैं उनको फोकस किया जाए, और हमने पहले भी इस पर हम चर्चा आपसे करते रहे कि साउथ को लेकर जिस तरह से फोकस थी भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरह से वहां पर उनको नुकसान हुआ, अब फोकस इसी तरफ, जो 2019 में एक बेहतर उनको यहां पर एडवांटेज मिला था, उसको बरकरार रख के उस चीज को भरपाई को पूरा किया जाए। रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन क्षेत्रों में उनकी पैठ रही है, मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो संघ की दृष्टि से भी, जनसंघ की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश उनका एक प्रभावशाली क्षेत्र रहा है। मालवा से चूंकि 1939-40 के आसपास यहाँ संघ का काम शुरू हो गया था, एक बात हुई। दूसरा, अगर आप देखें लोकसभा में जो सबसे ज्यादा उनको बहुमत मिला था वो इन्हीं सब चीजों में मिला था। ठीक है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार हार गई थी भाजपा, लेकिन लोकसभा में आप अगर देखें तो उसका अलग स्वरूप रहा है। तो ये बराबर कोशिश ये है नरेंद्र मोदी जी की यात्रा में, 2023 तो उनका लक्ष्य है ही, तो लेकिन कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी भी प्रधानमंत्री जी के इस सारे के सारे दौरे में रहती है। जो उनके प्रभाव क्षेत्र रहे हैं, जैसे मध्य भारत का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र, पश्चिम भारत का क्षेत्र, इसलिए आप अगर देखेंगे पिछले कुछ महीनों से या आने वाले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेता भाजपा के इन 3 क्षेत्रों में, मध्य भारत क्षेत्र में, उत्तर भारत क्षेत्र में और पश्चिम भारत क्षेत्र में अधिक जो ध्यान देंगे, अधिक यात्राएं होंगी, ये हमको देखने को मिलेगा। चलिए, नीता पटारिया जी, आप उस समय कुछ कह रही थी, बोल लीजिए अब। जी लगातार कई वर्षों तक, 60-65 साल, 70 साल तक कांग्रेस ने देश और प्रदेश में राज किया, लेकिन कभी आदिवासी भाई बहनों की चिंता नहीं करी, उनके भोलेपन का फायदा उठाया, वोट लिए, नेता अमीर होते चले गए। अगर आदिवासी समाज की किसी ने चिंता करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। जब प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब आदिवासी क्षेत्रों का अलग से विकास हो, उन्होंने आदिवासी विकास मंत्रालय बनाया, और हमारे प्रदेश से उस समय माननीय फग्गन सिंह जी मंत्री बने। उस समय से जो विकास प्रारंभ हुआ, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे किसान की चिंता हो, हर दृष्टि से। उस जमाने में तो एक सड़क नहीं होती थी, डोली में लेकर आदिवासी भाई बहने अपने मरीज को लेकर अस्पताल तक पहुंचते थे, कई बार रास्ते में दम तोड़ देते थे, पगडंडियां हुआ करती थी। लेकिन आज जो विकास देखने को मिल रहा, हर गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी परिवारों में, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाई बहनों, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मरीज, छात्र, सबकी चिंता करी, और मध्य प्रदेश की दिशा और दशा, तस्वीर बदली, और देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अलग, जो विश्व गुरु की राह पर चल पड़े हैं, एक अलग सम्मान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान दिलाया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादों की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करती है। हम सत्ता को माध्यम मानते हैं सेवा का, और सेवा करके चलिए नीता जी, आज मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर दोनों बदल गई है, और देश की संगीता जी जवाब ले लेते हैं, मोदी जी के नेतृत्व बदली है। चलिए अब नीता जी, संगीता जी मेरा सवाल इस बात को लेकर है, 2 चीजें अहम है इसमें लेकर, कि अगर जिस चेहरे की हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक बात आती है कि कांग्रेस के पास में उनके लेवल का एक चेहरा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात भी कर लेते हैं कि आदिवासियों को लेकर जिस तरह से अगर 2018 में निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिला, और यही कारण है कि आप सरकार बनाने के वहां तक पहुंचे, लेकिन अब जिस तरह से फोकस किया गया है, जिस तरह पैसा एक्ट की हम बात कर लें, जनजाति गौरव दिवस जिस तरह से मनाया गया, कई नाम आदिवासियों को रखे गए,
देश की महामहिम राष्ट्रपति को उसी वर्ग से चुना गया। आपको नहीं लगता ये तमाम सारी चीजें हैं जो बीजेपी को प्लस करती हैं? देखिए, बीजेपी को बिल्कुल भी प्लस नहीं करती है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि जो भी आदिवासियों के लिए करते हैं केवल आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में देखती है भाजपा। मैं आपको बता देती हूँ कि जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने 9 अगस्त के दिन आदिवासियों के लिए उत्सव मनाने के लिए एक दिन का शासकीय अवकाश घोषित किया था, परंतु शिवराज जी की सरकार ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी और जैसे ही सरकार बनी, आज 3 साल हो गए सरकार बने को, इन्होंने आदिवासियों को शासकीय अवकाश देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मैं नीता जी से पूछना चाहती हूँ, बीच में ना बोले आप। नीता जी वन बाई वन, नीता जी प्लीज, नीता जी नहीं, देखिए नीता जी वन बाई वन। अरे नीता जी डिबेट खराब होगी ऐसे में, किसी की बात नहीं आ पाएगी, किसी की बात नहीं आ पाएगी। मैं बोल लूं पहले, नीता जी किसी की बात नहीं आ पाएगी ऐसे में, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक है, जो आप सभी लोगों को सम्मानी हमारे जो मेहमान उनको सुन रहे हैं, वो बेहतर तरीके से नहीं सुन पाएंगे। संगीता जी बोल ले, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। संगीता जी। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने आज तक नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी ने 2005 में ये घोषणा की थी कि हम 50,000 तक का किसानों का कर्ज माफी करेंगे, आज तक नहीं किया। और इसी इनकी तमाम घोषणाएं हैं जो इन्होंने सरकार बनने के पहले ये लोग करते हैं। मोदी जी जो 2014 में जितने लोकप्रिय थे, वो 2023 में उनकी लोकप्रियता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी को जो जवाब दिए जाते हैं व्यूअर द्वारा, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनके द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं, उससे आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब भोपाल में भी आए थे तो रोड शो क्यों बंद कर दिया गया था। रोड शो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि पब्लिक नहीं आती। अब मोदी जी को कोई देखने नहीं आता है। शुरू में इन्होंने जो वादे किए थे तो पब्लिक ने इनको बढ़ चढ़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दी थी, पर उस लोकप्रियता को संभाल कर नहीं रख पाए। मौसम को माना गया था कि मौसम तो राजेश जी, जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, राहुल गांधी जी ने भर बारिश में अपना भाषण भी दिया था और बारिश में पैदल भी चले थे। मोदी जी क्या गल जाते? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इनकी लोकप्रियता समाप्त हुई है, जनता ने इनको देखना बंद कर दिया है और इनके झूठे वादों से। आप बताइए, 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी कर चुके हैं, एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया। अब आप ये बताइए कि आदिवासियों के साथ जो पैसा एक्ट की आप राजेश जी बात कर रहे थे, मैं उस पर भी आना चाहती हूँ। आपने कहा कि जो पैसा एक्ट लेकर आए हैं, तो मैं अभी इनसे फिर पूछना चाहती हूँ, इनकी सरकार में दबंगों के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि आज भी आदिवासी भाई बहनों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और सरकार उनकी शिकायत तक नहीं लिख रही है। ये भाषण जो दे रही है ना यहाँ पर बैठकर, इन्हें समझ लेना चाहिए कि जनता ने 2018 में हमारी सरकार बनाई थी, 2023 में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। आप कितना ही ध्रुवीकरण कर ले, आपने मध्य प्रदेश का नाम शर्मसार कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर आज कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि मध्य प्रदेश पर विश्वास बचा नहीं है। कमलनाथ जी ने विश्वास स्थापित किया, आर्थिक रूप से सक्षम करना चाहते थे और उनकी जो योजनाएं थी, उनका जो विजन था, उसको पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि हमें झूठा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर हमें कोई चाहिए तो सच्चाई चाहिए और वह सच्चाई जनता कमलनाथ जी में देखती है। और उन्होंने कहा भी है प्रदेश की जनता ने कि कमलनाथ जी आए थे तब उन्होंने गौशालाएं बनवाई थी 1000। ये गौ माता के नाम से वोट लेते थे, पर कभी इन्होंने गौशालाएं नहीं बनाई। इनकी गौशालाओं में गौ माता मर रही है, भूख प्यास से मर रही है। आमने सामने से छोटा सा कमेंट वक्त कम है। रमेश शर्मा साहब से लूंगा। रमेश शर्मा साहब, अगर देखा जाए, ठीक है, जिस तरह से बूथ लेवल कार्यकर्ता जो देश भर के थे उनको संबोधित करने आए थे, लेकिन जो तमाम सारी चीजें कहे गए और जिस तरह से एग्रेशन उनका दिखा, क्या पार्ट 2 जब शहडोल आ रहे हैं, कुछ और चीजें ऐसी होंगी जो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसके मद्देनजर उनका जो स्पीच होगी, जो भाषण होगी, वो शहडोल से देखने को मिले?
ये निश्चित रूप से उनका शहडोल का भाषण जो भोपाल में भाषण था उससे अलग होगा, क्योंकि भोपाल का भाषण एक प्रकार से उनके अपने कार्यकर्ता जो बूथ के कार्यकर्ता थे उसको मोटिवेशन का कार्यकर्ता वो था। इसलिए आपने अगर देखा होगा उन्होंने 4 पॉइंट पर फोकस किया था भोपाल में। एक, कार्यकर्ता से समाज सेवा की उम्मीद की थी। दूसरी, उन्होंने उम्मीद की थी कि पार्टी के जो अच्छे काम है वो जनता तक लेकर जाए। तीसरी उम्मीद की थी कि विपक्ष का जो है उस पर अच्छे से आरोप लगाए। और चौथी, उन्होंने जनता से जुड़ने की उम्मीद की थी। तो ये जो उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन का कार्यक्रम था। लेकिन शहडोल का जो कार्यक्रम है वो जनसभा का कार्यक्रम है, इसके मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। हाँ ठीक है कि कांग्रेस पर जो हमला करने के और कांग्रेस के जो आरोप लगाने की बातें हैं वो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन बाकी तीनों मुद्दे यहाँ के अलग होंगे, भोपाल से अलग होंगे। चलिए, बिल्कुल अलग होंगे। और देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शहडोल आएंगे तो एक बार फिर कौन सा मंत्र प्रदेश संगठन को, प्रदेश के नेताओं को देकर जाते हैं। तीनों मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरा पर होंगे और जिस तरह से चुनावी समर है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, किस तरह का मंत्र वो यहां से 2023 और 2024 को लेकर देकर जाते हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।